हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है वो हम आज देखना चाहेंगे। एफआईआर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, एफआईआर का मतलब क्या होता है। एफआईआर का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो पहली बार हम पुलिस को देते हैं कि वो हमारे साथ में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। देखिए, हमारे पास में क्रिमिनल सिस्टम के अंदर हमारे पास में दो चीज़ें हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो हम सीधे जाके पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं और पुलिस उसके ऊपर जांच शुरू कर सकती है। एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जो हम पुलिस के पास में नहीं जा सकते हैं। अगर हम पुलिस के पास में जाएंगे तो वो हमको कहेंगे कि ये नॉन कॉग्निजेबल मामला है। वो एनसीआर के अंदर उसको रजिस्टर करेंगे और हमें मजिस्ट्रेट के पास में भेज देंगे। मजिस्ट्रेट के पास में हम दोनों टाइप के ऑफेंसेस लेके जा सकते हैं, चाहे वो कॉग्निजेबल हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल हो। लेकिन पुलिस के पास में हम सिर्फ कॉग्निजेबल मामले ही लेके जा सकते हैं। इनका बाइफरकेशन कहाँ किया गया है? बीएनएसएस के अंदर या सीआरपीसी के अंदर इनका बाइफरकेशन किया गया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ एफआईआर। एफआईआर का कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एफआईआर से रिलेटेड जो मेन सेक्शन है हमारे पास में बीएनएसएस के अंदर वो है सेक्शन नंबर 173। लेकिन मजे की बात यह है कि 173 सेक्शन के अंदर कहीं भी वर्ड एफआईआर यूज्ड नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड जो यूज किया गया है वो है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, यहाँ पे एफआईआर वर्ड यूज नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस देखिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, मतलब वो चाहे किसी भी एरिया के अंदर हुआ हो, आप वो इंफॉर्मेशन लेके जाके और किसको दे सकते हो? पुलिस स्टेशन के अंदर जो ऑफिसर इंचार्ज बैठे हैं, आप उनको जाके अपनी बात को वहां पे रखोगे कि सर हमारे साथ में एक ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अब आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है? बेटर ये है कि आप जो भी आपके साथ में ऑफेंस हुआ है, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, उसको रिपोर्ट कीजिए। वो या तो एनसीआर दर्ज करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे, या फिर वो क्या करेंगे, आपका मामला ले लेंगे और अपना जांच शुरू कर देंगे अगर वो कॉग्निजेबल केस हुआ तो। ठीक है, तो पहले पॉइंट के अंदर क्या लिखा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, याद रखना। आप मान लीजिए कि ए नगर में रहते हैं और बी नगर के अंदर मान लो कि आपके साथ में कोई चोरी हुई है। आप बी नगर के अंदर सेफ फील नहीं करते हैं तो आप ए नगर में वापस आके और उस थाने के अंदर अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। वो मामला वहां पे एज अ जीरो एफआईआर लिया जाएगा। मतलब उस एफआईआर को अभी नंबर नहीं दिया जाएगा, उसको जीरो एफआईआर के तौर पे लेके फिर संबंधित थाने के अंदर उसको भेजा जाएगा, बी नगर के थाने में भेजा जाएगा। और वहां से जो है ऑफिसर, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पे लगेंगे और वो अपनी जांच को शुरू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अब देखो, एक आम आदमी जाके कैसे दे सकता है अपनी अपनी कंप्लेन को, अपनी मतलब एफआईआर को कैसे दे सकता है? देखो, एक तो दे सकता है वो ओरली, है ना भाई। वो अगर पढ़ना लिखना नहीं जानता होगा या वो मान लो सदमे में होगा तो क्या करेगा? ओरली जाके अपनी बात को बताएगा, या फिर वो राइटिंग के अंदर बताएगा, है ना। अगर वो राइटिंग के अंदर बताता है तब तो एसएचओ साहब जो उसके हैं, मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, वो उसको ले लेंगे। और अगर ओरली ओरली वो जाके बता रहा है कि मेरे साथ में ये हुआ है, तो वो कहेंगे ठीक है। वो या तो उस इंसान को कह सकते हैं कि भाई आप इसको राइटिंग में दे दो, या फिर वो क्या करेंगे, वो खुद राइटिंग में लिखेंगे, ये उनकी ड्यूटी है, वो उसको पेपर के अंदर उतारेंगे। या अपने डायरेक्शन पे वो किसी और को कह सकते हैं कि भाई, जैसे मान लो कि उनका कोई सबॉर्डिनेट वहां पे खड़ा है, उसको कह सकते हैं कि भाई ये साहब जो कह रहे हैं, ये विक्टिम है, ये जो कह रहे हैं वो आप एक पेपर पे लिखिए। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेंट है वो उसको साइन करेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जब हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे वर्ड विक्टिम नहीं लिखा है। ठीक है, वहां पे वर्ड लिखा है इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट वर्ड यूज किया गया, देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेंट वर्ड यूज किया गया है। इन्फॉर्मेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी इंसान जो उस घटना के बारे में जानता है, वो जाके इंफॉर्मेशन दे सकता है। वो जाके इंफॉर्मेशन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वही देगा, लेकिन जो सिविल जस्टिस सिस्टम है ना, जो सिविल मामले चलते हैं, वहां पे जिस इंसान के राइट्स खराब हुए हैं वही इंसान जाता है। जैसा आपने मान लो मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया, तो मैं ही आके मतलब मजिस्ट्रेट साहब के सामने, है ना, मतलब वो बात को रखूंगा, सॉरी जज साहब के सामने वो बात को रखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं किसी और को भेज रहा हूं।
मतलब कोई और इंसान वो सूचना देने के लिए नहीं आ सकता है। लेकिन जो सिविल जस्टिस सिस्टम से उलट कैसे है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यहाँ पे कोई भी इंसान आके इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे मान लो कि मैं विक्टिम हूं तो मैं जाके इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मान लो कि मेरा कोई भाई है वो जाके पुलिस थाने के अंदर इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई पड़ोसी है वो जाके दे सकता है इन्फॉर्मेशन कि भाई हमने देखा 2 जने आए थे उन्होंने ऐसा ऐसा किया, ठीक है ना, ऐसे ले जाके इन्फॉर्मेशन दे सकता है कोई भी इंसान। इसीलिए यहाँ पे वर्ड इन्फॉर्मेंट यूज किया गया है, विक्टिम वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो अगर ओरली है तो हमने देखा, रिटर्न में है तो हमने देखा, और अब एक नया कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी आप चीजों को भेज सकते हैं। जैसे मान लो आपने ईमेल भेज दी थाने के अंदर, है ना, थाने के अंदर आपने ईमेल भेज दी, और अब वो ईमेल भी एज ए एफआईआर कंसीडर होगी अगर आप 3 दिनों के अंदर जाके और वो एप्लीकेशन जो भी आपने भेजा है एफआईआर की, जो वो पेपर भेजा है आपने, उसको जाके आप साइन करके आ जाते हो, तो भी इसे एक वैलिड एफआईआर, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। और जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, इस पूरे तामझाम को एक्सेप्ट करेंगे, और क्या करेंगे, वो एक बुक होगी उनके पास में जो स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, उसको क्या बोलते हैं, एफआईआर बुक बोलते हैं, एफआईआर रजिस्टर बोलते हैं, उसमें वो क्या करेंगे, दर्ज कर देंगे और अपनी जांच को शुरू कर देंगे। अब हमारे पास में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजो आया है, यहाँ पे बोला गया है कि वुमन से रिलेटेड मान लो कोई भी ऑफेंस होता है, देखो ये वाला जो यहाँ तक है प्रोविजो, वुमन रिलेटेड अगर कोई भी ऑफेंसेस होते हैं तो उसमें वुमन पुलिस ऑफिसर या फिर वुमन ऑफिसर कोई भी वहां पे जो है वो उस ऑफेंस को रिकॉर्ड करेगी। क्योंकि देखिए वुमन अगर विक्टिम है तो वुमन वुमन के सामने जो है वो कंफर्टेबल होगी अपनी बात को बताने में, तो वुमन पुलिस ऑफिसर या वुमन ऑफिसर वहां पे जो है थाने के अंदर वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, एफआईआर को लिखेंगी, ठीक है। अब अगला जो प्रोविजो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए बात करता है। देखिए मान लीजिए कि कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा क्राइम हुआ है जहाँ पे जो विक्टिम है वो या तो मेंटली या फिजिकली या टेम्परेरी या परमानेंटली, है ना, वो डिसेबल हो गए हैं, फिजिकली या मेंटली, परमानेंटली या टेम्परेरी वो डिसेबल हो गए हैं, और अब वो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। तो देखो अब ये कहाँ हो सकता है, पुलिस वाला जो है वो जाके एफआईआर लेगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये है पुलिस वाला है उसको जाके उस जगह पे जाके जहाँ पे वो कंफर्टेबल है वहां जाके एफआईआर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो कहाँ हो सकता है, या तो जो विक्टिम है उसका रेजिडेंस भी हो सकता है या कोई और कन्वीनियंट प्लेस भी हो सकता है। जैसे मान लो कि वो किसी एनजीओ के अंदर बैठे हैं अभी, या मान लो वो हॉस्पिटल के अंदर है, कोई क्लिनिक के अंदर है, तो कन्वीनियंट प्लेस वहां पे जाके वो उसका मतलब एफआईआर की कॉपी लेंगे उनसे। और याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रिटेटर एंड स्पेशल एजुकेटर, अगर मान लो विक्टिम जो है वो इशारों से बात कर रहे हैं या इशारों से कोई वो बातें कर रहे हैं या वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या है कि इंटरप्रिटेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर की भी मदद ली जा सकती है कि भाई ये समझ में आए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना, किसने उसके साथ ये किया है, ये सब वो बताने के लिए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको वीडियोग्राफ भी किया जाएगा ताकि बाद में हम उस चीज को वापस से भी देख सकें, हमारे पास में एक डेटा आ जाए कि भाई उस दिन इस विक्टिम ने क्या बोला था। क्योंकि देखिए वो बोल नहीं पा रहे हैं, इशारों से बोल रहे हैं, तो हमारे पास में वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई उस दिन उन्होंने क्या इशारा किया था, कैसे उन्होंने इशारा किया था, जिस वजह से हमने ये केस को एफआईआर को दर्ज किया है, ठीक है ना। और ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसे इंसान का मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने 183 के तहत बयान भी दर्ज हो जाएगा। ये बयान दर्ज होने से क्या होगा कि एक हमारे पास में एक मतलब एक ठोस सबूत आ जाएगा हमारे पास में, है ना। पुलिस के सामने दिया गया बयान से ज्यादा बेहतर बयान जो होता है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया गया बयान होता है। तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके बयान करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो विक्टिम है ना वो मतलब अभी डिसेबल्ड है ना, खुदा ना खास्ता इनके साथ में अगर कुछ हो जाएगा तो हमारे पास में पहले से ही मजिस्ट्रेट लेवल का बयान हमारे पास में पहले से ही है, इसके लिए ये प्रोविजन दिया गया है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जो विक्टिम है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी दी जाएगी पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा कि ये सर आपने ये एफआईआर दर्ज करवाई है और ये देखो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक इन्फॉर्मेशन मतलब जो आपने दी है इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को, है ना। जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था कि विक्टिम या तो खुद भी जा सकता है या उसके जगह कोई और भी जा सकते हैं, है ना। जैसे विक्टिम गया या उसका भाई गया, फ्री कॉपी एफआईआर की उसको दी जाएगी, ये लो। अब उसके बाद में ये बोला गया है कि ये एक नया कंसेप्ट है, देखिए इसके अंदर ये बोला गया है कि कभी भी मान लो कि आपने कोई एक ऑफेंस जाके मतलब आप एक एफआईआर के बारे में जाके बता रहे हैं,
ठीक है। अब वो 3 साल से लेके 7 साल के बीच का कोई ऑफेंस है, 7 साल पनिशेबल का कोई एक ऑफेंस है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है ना, वो डीएसपी लेवल के रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेंगे और वो क्या करेंगे, पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं 14 दिन के अंदर, पहले 14 दिन के अंदर, कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ भी है या नहीं है ना, वो ये चेक कर सकते हैं। अगर मान लो कि प्राइमा फेसिया उनको लगता है कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें यही बात लिखी हुई है। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है, क्योंकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं इससे पीड़ित होता है। वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आप थाने के अंदर गए और वहाँ पे आपकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई, तो आपके पास में, वैसे तो देखिए थाने वाले बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आजकल पुलिस जो है वो बहुत अच्छी है, पुलिस जो है वो एफआईआर को तुरंत रजिस्टर करती है। लेकिन अगर मान लो कि कुछ कारणवश है आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप एक राइटिंग के अंदर पोस्ट के द्वारा आप सेंड करोगे, किसको, एसपी साहब को, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप क्या करोगे, पोस्ट के द्वारा आप राइटिंग के अंदर एक लेटर भेजोगे कि सर इस तारीख को मेरे साथ में घटना हुई थी, मैं थाने में गया हूं, थाने में मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, एसपी साहब के पास आप ये लेटर मैं आपको भेज रहा हूं, आप कृपया करके इसके अंदर मतलब एफआईआर दर्ज करने के आदेश दीजिए। अगर यहाँ से भी किसी कारणवश, देखिए एसपी साहब भी बहुत बिजी होते हैं, है ना, हमेशा ऐसा हो नहीं सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है उसको तुरंत कर लिया जाए। मान लो कुछ लेट हो रही है या आपके मान लो एफआईआर यहाँ से भी दर्ज नहीं हुई, तो आपके पास में और क्या ऑप्शन है, आप मजिस्ट्रेट साहब के पास में अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके और एक एप्लीकेशन दे सकते हो, आप एक मतलब वो उनको बता सकते हो कि सर पहले मैं थाने में गया था, वहाँ पे मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, फिर मैंने एसपी साहब को है ना ये लेटर लिखा है। अच्छा, इसका सबूत क्या होगा, आपने जो उनको पोस्ट से भेजा है ना, तो उसका जो एक वो रिसिप्ट नहीं देते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, वो जो रिसिप्ट होगी वो आपको लेके जाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिखानी पड़ेगी कि सर देखो ये दोनों प्रोसेस में करके आ चुका हूँ, अब आपके पास में मैं आया हूँ, अब आप आदेश कीजिए कि एफआईआर को दर्ज किया जाए, तो एफआईआर को दर्ज कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में अब मैं आपको कुछ अलग से कुछ बातें बताना चाहता हूं एफआईआर से रिलेटेड। देखिए, अब एफआईआर के लिए एक बात बोली गई है कि क्या एफआईआर तुरंत होनी चाहिए क्या, एफआईआर के अंदर डिले एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। देखिए, जनरल रूल तो ये है कि जैसे ही आपके साथ में कोई ऑफेंस होता है, एज सून एज पॉसिबल आपको जाके एफआईआर दर्ज करवानी है, आपको इंफॉर्मेशन देनी है। लेकिन अगर डिले हो गया, तो क्या डिले होने के बाद में कोई मामला जो है वो क्या खत्म हो जाएगा क्या, कि नहीं नहीं अब तो हम आपको सुनेंगे ही नहीं। याद रखना, इसके लिए हमारे पास में एक केस है, राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1995 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसके अंदर ये बात बोली गई थी कि जो डिले है ना, उसको अगर आप सही तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे, तो हम आपका जो ये डिले है इसको डिले नहीं मानेंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब देखिए, डिले है, पर डिले क्यों हुआ है, मान लो कि है ना विक्टिम का ध्यान रख रहे थे उसके घर वाले, है ना, या अभी तक है ना मतलब उन घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमको एफआईआर करवानी है कि नहीं करवानी है। कई बार होता है ना, समाज का भी डर होता है कि भाई हमको एफआईआर जैसा एक बड़ा स्टेप लेना है कि नहीं लेना है ना, कई लोग डरते भी हैं पुलिस के पास में जाना, और क्योंकि ये बात उजागर हो जाएगी। तो डिले एक सफिशिएंट कॉज के तहत अगर एक्सप्लेन किया गया है, तो वो डिले एक्सेप्ट माना जा सकता है ना। और एक और हमारे पास में इंपॉर्टेंट केस है इसके अंदर, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है, जो 2009 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर बोला गया था कि हम कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं कर रहे हैं कि इतने टाइम के अंदर ही आपको, इतने घंटे के अंदर, इतने मिनट के अंदर, इतने दिनों के अंदर आपको एफआईआर दर्ज करनी है। ऐसा हमारे पास में कोई टाइम लिमिट फिक्स करने का नहीं है। जैसे मैंने ऊपर वाले केस में बताया था, अगर आप बताएंगे कि भाई क्यों डिले हुआ है, तो हम उसको मान लेंगे। ठीक है। अब एक और कंसेप्ट मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं कि क्या ड्यूटी है पुलिस वालों की कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है क्या। तो हमारे पास में एक लैंडमार्क जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, वो ये है कि जैसे ही पुलिस के सामने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आएगी, उनकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो क्या करेंगे, वो रजिस्टर करेंगे एफआईआर। ये पुलिस की ड्यूटी है, शैल वर्ड यूज किया गया है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप एफआईआर दर्ज करेंगे ही करेंगे। लेकिन देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो
एफआईआर दर्ज मतलब करने से पहले एक इंक्वायरी भी हो सकती है। जैसे मान लो मैट्रिमोनी के मामले हो गए, है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, वो जोश जोश में तुरंत जाके एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, फिर मामले और खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई मैट्रिमोनी का मामला है, मैट्रिमोनी का मामला है, या कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, मतलब कोई लेन देन है, आपने मुझसे पैसे लिए थे, माल लिया था, अब उसके अंदर लोग क्या करते हैं, जोश जोश में तुरंत जाके एफआईआर करा देते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है ना, दुश्मनी निकालने के लिए। और कोई मान लो मेडिकल नेग्लिजेंस, कोई मेडिकल का मामला है, मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, या फिर मान लो कि कोई करप्शन का मामला है, तो ऐसे मामलों के अंदर ये कह रहे हैं कि आप पहले क्या करो, पहले एक प्रिलिमिनरी जांच कर लो कि ऐसा कोई मामला प्राइमा फेसिया हुआ भी है या नहीं है। अगर हुआ है तो ठीक है, आप एफआईआर दर्ज कर दो। उसके बाद में क्या होगा, वो मामला जो है वो ट्रायल के अंदर आएगा। अगर सबूत होंगे तो सजा हो जाएगी, सबूत नहीं होंगे तो सजा नहीं होगी। ये भी एक बात है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास में, जो है मधुबाला वर्सेस सुरेश। मधुबाला वर्सेस सुरेश, ये 1997 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर पुलिस ने बोला था कि भाई हमने ये जो मामला है, ये रोज नामचा के अंदर हमने, रोज नामचा क्या होता है, एक जनरल डायरी होती है। इसके अंदर पुलिस जो होती है वो हर चीज को लिखती है जो भी उनके थाने के अंदर हुआ था। आज 4 जने लड़ते हुए आए थे, फिर हमने उनको समझाया, ये मतलब हर चीज। हम आज छापा मारने के लिए जाने वाले थे, लेकिन अचानक हमको सूचना मिली कि छापा हमें दूसरी जगह मारना है। मतलब हर चीज वो रोज नामचा के अंदर लिखते हैं। रोज नामचा के अंदर उन्होंने उस बात को लिख दिया था, लेकिन एफआईआर रजिस्टर के अंदर उन्होंने वो बात को नहीं लिखा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर कोई एफआईआर आपके पास में आती है तो आपको एफआईआर को लेके उसको एक्सेप्ट करना है और आपको उसको एफआईआर रजिस्टर के अंदर ही लिखना है। रोज नामचा के अंदर लिख दिया एक बार, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास में कि एफआईआर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एफआईआर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एफआईआर के अंदर आप मुख्य मुख्य बातें बता दोगे, बस आप मुख्य मुख्य बातें बता दो कि एफआईआर के अंदर कि ये मेरे साथ में हुआ है। जरूरी नहीं है कि वो पूरा एनसाइक्लोपीडिया हो गया। जैसे मान लो कि मेरे पास में कार आके रुकी, अंदर से 3 जने निकले और उन्होंने मेरी अंगूठी चुरा ली। अब मैं पुलिस के पास जाके बोल रहा हूँ, पुलिस वालों ने बोला भाई कौन सी शर्ट पहनी हुई थी, अब मुझे याद नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी एफआईआर फॉल्स हो गई, खराब हो गई। एक केस है हमारे पास में, राजा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2003 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह मेंशन किया है, यह बात बोली है कि आपको मेन एस्पेक्ट जो हैं वो आपको कवर करने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी एफआईआर पूरी एक एनसाइक्लोपीडिया हो जाए। सर, आगे वाले चक्के के अंदर हवा कम थी, 4 जने बैठे थे, 4 जनों में से 3 जनों ने लाल शर्ट पहनी थी, एक जना खुजली कर रहा था, एक जने का चश्मा पहना था। इतना डिटेल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं भी, यार वो इंसान विक्टिम है, उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, वो इतना सब कुछ याद करके थोड़ी आएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ एकदम सही से ही बताना। हाँ, मेन बात आपको बतानी है कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने आपके साथ में धक्का मुक्की करी, आपको गिराया, आपको चोट पहुंचाई, आपकी चीज लेके वो फरार हो गए, आप उसके पीछे गए, अब नहीं मिले, आप पुलिस स्टेशन आ गए, बस ये बात है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्रिप्टिक एफआईआर, कि क्रिप्टिक एफआईआर भी एफआईआर मानी जाएगी क्या। क्रिप्टिक एफआईआर का मतलब क्या होता है। क्रिप्टिक एफआईआर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मतलब सूचना जो पुलिस को दी गई है कि आप तुरंत यहां आ जाओ, आप ए नगर के अंदर आ जाइए, यहां पे खून हुआ है। भाई तुम कौन बोल रहे हो, तुम्हारा शुभ चिंतक, और फोन रख दिया। ऐसी एफआईआर जिसके अंदर पूरी जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ इतना सा बोला गया है, एक पुलिस को एक हिंट दी गई है कि आप यहाँ आइए, यहाँ आके और देखिए यहाँ पे एक ऑफेंस हो रहा है, क्या ये एफआईआर मानी जाएगी क्या। नहीं, ये एक एफआईआर नहीं मानी जाएगी। इसके लिए हमारे पास में एक केस है, सोना भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये केस है हमारे पास में 1975 का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसके अंदर ही हेल्ड किया गया था कि ये एक एफआईआर नहीं मानी जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इंफॉर्मेशन है टू पुलिस, बस ये इतना ही माना जाएगा, इससे ज्यादा इसको नहीं माना जाएगा। ये कुछ मेन बातें थी एफआईआर से रिलेटेड जो हमने आज कवर करी हैं, और आशा करता हूं कि ये देखने के बाद में आपका एफआईआर से रिलेटेड कुछ डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। देखते रहिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।